Welcome back to my channel G Learn Mathematics. Today we will learn about the Newton's laws of motions. हमने पहले क्या क्या पढ़ा? हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, वेक्टर स्केलर पढ़ा, काइनेमेटिक्स पढ़ा. There is a small this all are the basic. मतलब कि जब बच्चे का जन्म कैसे हुआ एंड बच्चा कैसे चलने सीखा. ठीक है, अब चलने का जो स्टार्टिंग हुआ, हमारा बेस आपने स्टार्ट कर दिया वेक्टर से, और फिर अब आगे को कैसे चलना है, कहाँ क्या रुकना है, कहाँ फिसल है, ये समझने के लिए नाउ विल कम इन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. अब देखो, चलने से एक शब्द बात याद आई हमें मुझे कि कोशिश करो, कोशिश करो, मंजिल ज़रूर मिलेगी. अगर मंजिल ना भी मिली तो चलना तो सीख जाओगे. मंजिल ना भी मिली तो चलना भी तो सीख जाओगे. तो हम लोग इसके साथ ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस क्लास इज़ द ऑन बेसिक कंसेप्ट पे, बेसिक्स चीज़ें पे हैं. इवन की दूसरे क्लासेस, लोअर क्लास के बच्चे भी सीख सकते हैं 11. और दिस जो वीडियो है वो प्योरली एनसीईआरटी वीडियो है, तो यहाँ से दूर मत भागना. एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट वीडियो विल कम आएगा वो लिटिल बट ऐसे टफर क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे. तो L1 L2 L3 करके आएगा. तो जो चैनल पे पहली बार आया, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलो. चलो लेट्स स्टार्ट. फाइंड नॉर्मल. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अवर द फर्स्ट. देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या है. व्हाट आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस. कोई भी जो है, पहला हमारा लॉ क्या बोलता है कि कोई अंटिल कोई भी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगी, अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन दैट. एंड मतलब आपको अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही मोशन, जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. हर एक चीज़ का, हर एक जो लॉज है इसका हम लोगों को यूज़ करना है. तो इसका मतलब कि अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सेलेरेशन है, लेकिन कोई भी चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव कर सकती है ना. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो v कांस्टेंट यानी dv/dt इक्वल टू 0 हो गया, यानी एक्सेलेरेशन 0 है. तो अगेन दिस विल से ना कि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं तो डायरेक्शन में, नहीं मैग्नीट्यूड में. बिकॉज अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वन थिंग और की, जैसे सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि हर एंगल्स पे चेंज होते हैं, तो वो दैट विल ऑल्सो कम. तो दिस इज द क्लू फॉर दिस. नाउ विल कम इन द सेकेंड लॉ में मोशन क्या, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितने भी फोर्स लग रहा है वो एक्सेलेरेशन के डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनलिटी मास एफ बराबर एम ए. एंड द थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस. मतलब मेरा दोनों हाथ चिपका हुआ है, एक हाथ इस पर प्रेस लगा है तो दूसरा बोलेगा मैं तेरे को छोड़ूंगा ना, मैं भी तो नहीं फोर्स लगाऊंगा. दैट्स व्हाई दे आर इन द, अगर एक दूसरे के मूव कराने की कोशिश कर रहा है तो अनदर विल मेक द मोर फोर्सेस एंड दे मूव टुवर्ड्स that direction. तो हर एक reactions और actions के equal and opposite forces, these are the directions and everything will be used in this chapter. And what are the forces? कितने तरह के forces होते हैं. There are so many forces हैं, बट वी हैव टू, अभी जो हम लोगों को जो पढ़ना है अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में क्या क्या आते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, मैग्नेटिक फोर्सेज. उसके अलावा हमारा अदर आता है न्यूक्लियर फोर्सेज, उसको हम लोग अलग से रखते हैं. न्यूक्लियर फोर्सेज आते हैं, स्मॉल फोर्सेज, डाइपोल इंट्रैक्शन का बड़ा, वन टू वाल्स फोर्सेज, लाइक दैट. तो जो कांटेक्ट फोर्सेस में क्या होगा, जो कांटेक्ट के थ्रू होता है वो क्या हो गया हमारा, एक फ्रिक्शन हो गया. दूसरा, दो चीज जब कांटेक्ट में आता है तो कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है. जब हम अब किसी चीज को खींचते हैं तो क्या हो गया, रस्सी अगर किसी रोप से किसी चीज को खींचते हैं देन द टेंशन विल अपीयर ऑन दैट इज ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे हमारा हाथ क्या होता है, टच कंटैक्ट फोर्स में आता है. तो टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ऑल आर कम इन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. एंड स्प्रिंग फोर्स ऑल्सो, बिकॉज आप स्प्रिंग लगाए हुए दो जगह दो मासेस है, दैट विल ऑल्सो. एंड द न्यूक्लियर फोर्सेस में आप देखो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में हमको क्या क्या पढ़ने हैं. ग्रेविटेशनल फोर्सेस में ये फोर्स क्या होता है, एफ बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर.
अब देखो यूनिट एंड डायमेंशन में जी का आपको डायमेंशन पूछा जाएगा, तो मास किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एफ मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर। तो बट एटलीस्ट फार्मूला मैं तो बता देती हूँ। दिस फोर्स हाउ कम दिस इज, अभी हम लोग 11th में ही पढ़ेंगे, है ना। तो इसके बाद अभी हम लोगों को फ्रिक्शंस पढ़ने हैं, अभी हमने बेसिक पढ़ने हैं, बेसिक्स के वीडियो आएंगे, फिर फ्रिक्शंस के आएंगे, फिर स्प्रिंग फोर्सेस के आएंगे, फिर हमारा सारा कुछ इसी में कवर हो जाएगा। बाद में फिर हमारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएंगे, ये सारे वीडियोस आएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज के वीडियो आएंगे। आफ्टर दैट वी विल कम इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के जो कैलकुलेशंस है मोर एंड लेस, सॉलिड स्फीयर के लिए, स्फेरिकल सेल्स के लिए, स्केल मतलब जो जो कैलकुलेशन है दैट विल मोर एंड लेस सेम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट वहाँ पे मास है, वहाँ पे चार्ज है, मतलब मास का थिंग कुछ कुछ जगह पे डिफरेंट है। जैसे अर्थ के नीचे हम वो करेंगे कितनी हाइट पे जाएगा, दिस ऑल आर द डिफरेंट, बट द कह सकते हो 50 to 60% जो कैलकुलेशन है, जो मेन है, जो बोर्ड एग्जाम में आता है, दैट इज द सेम। तो दैट विल कम एंड उसके बाद हमारा आएगा मैग्नेटिक फोर्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे, न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो मॉडर्न फिजिक्स में जो बच्चा केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है, तो मॉडर्न फिजिक्स के सोचो कि 80% सिलेबस वहीं पे कवर हो गया। दैट इज मोर, दोनों भाई भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, दोनों मिलते जुलते रहेंगे, है ना। तो 80% सिलेबस आपका वहीं पे कवर हो जाएगा एंड दैट विल बी सफिशिएंट होगा। तो मॉडर्न फिजिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, दोनों को आप एक जैसा मिला के पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैट में भी बहुत सारा चीज़ कवर अप कर देंगे जो कि हमारा सेम होगा। तो दीज आर द फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज में कूलम फोर्स। अब कूलम वाला मैं कहाँ पे यूज़ करती हूँ, केमिस्ट्री में भी यूज़ करती हूँ, बिकॉज जैसे जैसे चार्ज बढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्सेज बढ़ेगा, न्यूक्लियर से क्लोजर आएंगे, तो और क्लोजर आएंगे तो उसको हटाने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो दीज आर द थिंग विच विल कम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में फोर्स क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K(Q1 Q2 by R स्क्वायर, K(Q1 Q2 by R स्क्वायर), ये होता है हमारा, है ना। तो दिस इज द फोर्सेस। एंड मैग्नेटिक फोर्स में आपने F बराबर Q भी क्रॉस B, है ना। तो ये सब आइडियल क्रॉस बी, F बराबर BIL, ये सब कुछ हमने 10th में भी स्टार्टिंग में बच्चों को रटने के लिए बता दिया था। 10th के में कुछ कुछ चीज़ें जो प्रोपोर्शनलिटी पे थी उसके बारे में बताया था। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, बर्ड्स-वार्ट लॉ क्या होता है, तो ये सब हम लोगों को 12th में डिस्कस करने हैं। नाउ अभी हमें हमारा जो मेन इश्यूज हैं वो ये सब है, टेंशन, फोर्स, नॉर्मल रिएक्शंस कितने, कब कब टेंशन सेम होगा, कब कब टेंशन बदलेगा, कब कब एक्सेलरेशन चेंज सेम होगा, कब कब एक्सेलरेशन चेंज होगा, कब रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्सेस में। हमने आपको पढ़ाया M1 M2, अभी पढ़ाया नहीं, तो आप बस इतना ही याद रखो, GM1 M2 बाय R स्क्वायर, और G का आपको पूछा जाएगा डायमेंशन, तो क्या लिख सकते हो, F R स्क्वायर बाय M1 M2। F का क्या होता है, ML T-2 L स्क्वायर बाय M स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर यू कैन get the answer. So this will come as a M-1 L स्क्वायर L क्यू हो गया T-2। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी एंड कैसे ये इनवर्स से दूर जाएंगे, तो ग्रेविटेशन इनवर्स और जो मैथमेटिक्स है इनवर्स में और डायरेक्ट रिलेशंस में है, वो सारे कुछ बस आपको समझने के लिए एक बार देखना है। नॉर्मल रिएक्शन से टेंशन के बारे में हम लोग क्या बात करते हैं, मान लो कि ये सरफेस है, इस पे कोई बॉडी है, उस पर एक मास m रखा हुआ है ना। तो व्हाट आर द फोर्सेस, बॉडीज ग्रेविटी तो छोड़ेगी नहीं, mg तो लगाएगी। इस जो अर्थ जो है इसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा, है ना, तो दैट इज कॉल्ड n। तो n बराबर mg। जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को F नेट जब हमारा 0 है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन। अब ये तो केस है, अब इसमें टाइप 2 में आता है, ये हमेशा आपको आता रहता है। मान लो ये मास है, अब यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा है ना, तो ये m नीचे काम करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, mg। अब सवाल उठता है कि मैम जो हमको कैसे लेना है, ठीक है।
तो हमें क्या करना है कि mg है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, ये अर्थ फिर यहाँ पे ये नॉर्मल लगाएंगे, बट यहाँ पे पहले mg क्या रहा था डायरेक्टली n और mg बैलेंस कर रहा था, बट यहाँ पे mg ऐसे लग रही, तो नाउ वी विल ड्रॉ एक सिंपल, आपको बता देती हूँ, दिस इज द mg एंड दिस इज इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा n है, तो ये एंगल थीटा है, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, व्हाट इज दिस थीटा, तो mg cos थीटा, mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, फिर mg का इधर कंपोनेंट mg sin थीटा। अब ये आया कैसे, जो हमने 10th में पढ़ा था, देखो p b h ये थीटा है, तो cos थीटा क्या होता था b by h, तो b को क्या लिखते थे, b मीन्स ये बेस आधार, h cos थीटा लिखते थे ना, फिर p को क्या लिखेंगे h sin थीटा, वही चीज यहाँ पे है mg sin थीटा और mg cos थीटा और कॉन्टैक्ट फोर्स। तो दिस इज द थिंग फॉर द नॉर्मल रिएक्शन। अभी हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन में आए हैं, जब 2 मास होगा 3 मास होगा फिर उसके लिए भी हम लोग देखते हैं। फिर हमें क्या करना है कि फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है। फ्री बॉडी डायग्राम खींचने से पहले किन किन चीज़ों को याद रखना है। अब जैसे पुल्ली लटका हुआ है तो पुल्ली का टेंशन लेंगे, दो मैसिव मंकी लटका हुआ है या कुछ वेट लटका हुआ, वी विल यूज दैट एज अ पॉइंट मास ओनली, वी विल कंसीडर द फोर्सेस एक्ट ऑन इट। इफ सपोज करो कि 2 चीज़ें हैं, हाँ सपोज करो 2 मैसिव सिस्टम लटका हुआ है, इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग द FVD, इफ़ वी आर ड्राइंग द FVD, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मास जो कंसिडर किया है ना उसी पे फोर्सेस कंसिडर करेंगे, बाकी उस पर क्या क्या लग रहे हैं वो है ना, वो दूसरे पे लगा रहा है फिर वो दूसरे में कंसिडर होगा। तो दिस इज द थिंग हमको इसमें यूज करना है, वी विल शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। एंड द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर, व्हाट इज द रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम हम कहाँ से मूव करते हैं। सपोज इफ द 2 person in lift and the 1 person is saying no he is not me moving, he was with me, but another person that was on ground he is showing that he is moving on 35 floor, तो दिस टू आर द डिफरेंट थिंग्स। मैं जो उसके साथ लिफ्ट में खड़ी हूँ और तो मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ही इज नॉट मूविंग, बट अनदर पर्सन जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, ही ऑब्जर्व दैट ही इज मूविंग, वो किसी वेलोसिटी से एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है। तो दिस इज द रेफरेंस फ्रेम में मतलब कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वेयर इज द आवर ऑब्जर्वर, जो कि इस चीज को बता रहा है कि मोशन में है या नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मोशन एक्सीलरेटेड है, मोशन नॉन एक्सीलरेटेड है, सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। इन सब को समझने के लिए वी नीड एन ऑब्जर्वर, एंड वेयर इज द ऑब्जर्वर इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो ये तो हमने बता दिया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जस्ट कम टू द एफ नेट 0, नो स्पीड। मान लो कि अभी हमने एक दिया था, सपोज करो इफ वी हैव द 2 मैसेज स्मॉल एंड द कैपिटल, ठीक है। कैपिटल एम का एमजी क्या करेगा बेटा, नीचे काम करेगा, एंड वी आर टॉकिंग बिकॉज ये फ्रिक्शन तो अभी हमने पढ़ाया नहीं है, तो नो फ्रिक्शन न्यूज लो, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात करें, जो कि होता नहीं है, बट चलिए वी आर, चूंकि हमें अभी सीखना है तो इसकी बात करें। एंड द अर्थ एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा, दैट इज, फिर ये एम, इस दोनों के बीच में भी एक कॉन्टैक्ट है, तो इस पे स्मॉल एम जी लगाएगा, है ना, और ये जो है यहाँ पे एंटेस, बट ये एंटेस के अपोजिट यहाँ भी एंटेस लगेगा ना, ठीक है। तो हमारा क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या लगा, इन लगा ऊपर की तरफ, अर्थ ने लगाया, mg लगा नीचे की तरफ, यहाँ पे mg लगा, बस इस दोनों के आपस में इक्वल एंड अपोजिट, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थर्ड पर्सन के इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। तो अब इफ वेडी खींचने की बात हम कर रहे हैं, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल एम फोर्सेस, तो व्हाट आर द फोर्सेस दे एक्ट, दैट इज n, that is n dash, and that is capital mg. How we will write, डायरेक्शन ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, नीचे जा रहा है नेगेटिव, n बराबर n dash प्लस कैपिटल।
ये अब जब स्मॉल एन के फोर्सेस की बात करेंगे, इस पे क्या लग रहा है, बस इस पे जो लग रहा है उसी को आपको देखना है, एन डैश और एन। तो इसमें हमको क्या देखना है, एन डैश बराबर एन जी। तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इंटू जी। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स आपको देखना होगा, ठीक है। अभी आते एक सवाल लेते हैं। पुल्ली का भी एक सवाल लेना है, चलो इसमें देखते हैं। यहाँ पे दो मासेस हैं, है ना, और ये क्या है, रोप है, मासलेस रोप है। देखो चीजें ना, ये जो रोप है वो क्या है, मासलेस है। शब्दों पे ध्यान देना है। we are considering g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, somewhere it is written as 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों को इस पे फिर इस एफबीडी खींचते हैं। इस पे क्या लगेगा, 5g, इसके ऊपर क्या लगेगा, t1, 2g पे खींचते हैं। उसके बाद अब इस यहाँ से रस्सी को कटिंग करो और सारे फोर्सेस को सोचो। फिर ये t1 है, तो हमारा क्या है, इस T1 जो इस रस्सी में था, इसके अपोजिट ये भी लगेगा, दिस इज T1, और वो अपना क्या लगाएगा, T2। यानी कि इसमें क्या क्या, इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज T1, एंड ऊपर जो लगेगा इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे T1 एंड T2, और 2g का मास 2g। तो दिस इज द एफबीटी में क्या करना है, काट के रख देना है। बट फोर्सेस को वही, अगर आप उस पे दो फोर्सेस ऊपर अपोजिट, तो जीरो हो गया, फिर अगेन गलती हो जाएगा। हमें सिर्फ वही फोर्सेस लेने हैं जो उस पे लग रहा है, वो किस पे लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उस पे जो फोर्सेस लग रहा है उसको लेके एफबीटी लिखना है, इक्वेशन बनाना है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे T1 बराबर 5g को 50 लिख देते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे, T2 बराबर T1 प्लस 20। तो T2 कितना होगा, 50 प्लस 2 70, मैंने T को यहाँ पे G को 10 ले लिया है, 70 न्यूटन। अब जो भी आपको पूछा जाएगा, T1 50 न्यूटन, T2 70 न्यूटन, वी गेट द आंसर। अब सपोज अगर, हाँ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी वही कंडीशंस है, दो फिक्स्ड सपोर्ट्स है एंड द 5 kg का बीच में मास रखा हुआ है। तो व्हाट आर द टेंशंस, फाइंड T इन बोथ स्ट्रिंग्स, T कितने होंगे। तो हमें क्या करनी है, एंगल्स भी दिया हुआ है ना, एंगल्स इज गिवन, आई थिंक दिस इज कुछ 37 डिग्री है। चलो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लो, हमें बस सीखने से मतलब है। T1 एंड T2, सपोज ये थीटा है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ये mg काम करेगा, यहाँ पे ये हो गया 50 न्यूटन। अब ये अगर थीटा है तो T2 के एक कंपोनेंट ऊपर होंगे T2 साइन थीटा, और T2 के इधर होंगे T2 कॉस थीटा। T2 कॉस थीटा बराबर T, और T2 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन। और T2 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, T2 cos थीटा बराबर T1। तो इफ वी नो द वैल्यू वी कैन, यहाँ पे ये 37 डिग्री है, इफ वी नो द वैल्यू, है ना, तो cos थीटा हमने लिखा, cos 37 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5, sin 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5। तो अब यहाँ पे आप डाल दीजिए, यू विल गेट द आंसर, T2 इज इक्वल टू 50। साइन थीटा का हम लोग लिख देंगे 3/5, है ना। तो T2 इज इक्वल टू 50 इंटू 5/3। अगर cos थीटा, T1 का वैल्यू फाइंड आउट, फाइंड टेंशंस फाइंड आउट करना, T1 इक्वल टू T2, और T2 का 50 इंटू 5, T2 साइन, T2 का वैल्यू क्या आ गया, 50 बाई साइन थीटा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा भी हो जाएगा, तो एक ही बात है, 50 इंटू 5/3 एंड कॉस थीटा का 4/5 गया 200/3। So these are the tension if the angle is given.
अब मान लो इस केस में ऐसा क्वेश्चन एससी वर्मा में भी दिया हुआ है, आप एग्जांपल्स में है, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, T1 T2 डिफरेंट, एक दो रस्सी दो ये लगेगा, ठीक है ना। पुल्ली के केस में क्या होता था कि पुल्ली के मासलेस पुल्ली होती थी, तो इस दोनों में सेम टेंशन लगते थे। यहाँ पे मासिव है और दोनों अलग अलग, यानी दोनों अलग अलग एंगल पे। तो हाउ वी विल डू, इसके आप √2 पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, √2 इंटू जी, एंड ये T1 है तो सटा हुआ T1 रट लो, अगर नहीं याद रहता है नए नए बच्चों को, cos 60 डिग्री थीटा, मतलब ये बाजू में जिधर एंगल रहेगा T1 sin 60 डिग्री। स्टार्टिंग में फिर आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ, देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल, आपको समझना तो पड़ेगा। T2 cos 30 डिग्री एंड T2 इज अगेन एडेड हियर, T2 sin 30, है ना। और बैलेंसिंग द इक्वेशन वी कैन राइट लाइक दैट कि T1 sin 60 plus T2 sin 30 is equal to √2 into 10, √2 into 10. T1 sin 60 डिग्री के वैल्यू क्या होता है, by 2, sin √3 by 2, sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हाफ, ठीक है। तो 10 √2 लिख देते हैं, तो T हो गया हमारा, दोनों के केस में T1 है, इसमें T2 है, तो T1 √3 T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 20। बट यहाँ पे हमारा क्या है, T2 cos, देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया था, हाँ ये T2 है, T2 cos 30 डिग्री, T2 √3 by 2 इज इक्वल टू T1 by T2। तो T1 बराबर लिख सकते हैं T2 √3, तो T1 बराबर लिख सकते हैं T2 √3, तो ये हो गया 4T2, 4T2 यहाँ पर T1 √3 लिखे तो ये 4T2 इज इक्वल टू 20 √2, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 5 √2, ये हम न्यूटन में आ जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि हमने 10 mg लिखा था तो √2 into 10 लिख दिया था। सिमिलरली T1 का वैल्यू क्या होगा, T2 आ गया 5 √2, तो T2 आ गया 5 √2 into √3, 5 √6। लेट मी चेक वंस अगेन, T1 cos 60 डिग्री, देखो T1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे T1 है, T2 cos 30 डिग्री, यानी T1 बराबर T2 √3, T1 बराबर T2 √3। अब यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस में सबके परपेंडिकुलर, इसके T1 sin 60 डिग्री प्लस T2 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू √2 into 10, यानी √2 into 10 लिख सकते। अब T1 बराबर T2 √3 है, तो T2 √3 और sin 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3 by 2, T2 sin 30 डिग्री का हाफ, है ना, हाफ हो गया, तो ये हो गया 4 हो गया, 4T2 इज इक्वल टू 20 √2, 4T2 इक्वल टू T2 बराबर हो गया 5 √2, जो कि मैंने वहां पे ऑलरेडी लिखा है ना। तो वी कैन डू इट, जिसको डाउट है, अगेन किसी को डाउट है तो हम लोग ऐसे इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन है, इसमें हमको टेंशन फाइंड आउट करना है, इफ m इज इक्वल टू मास सब। अब नाउ अगेन वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। m पे क्या फोर्स लग रहा है, दिस इज T, दिस इज mg sin थीटा, बस, और इसके नॉर्मल n, और इस जो mg है इसके कंपोनेंट मैंने आपको बता रखा है n, है ना, तो ये हो गया हमारा mg cos थीटा, तो T बराबर mg sin थीटा, और जो कि T और ये बैलेंस कर रहा है, F नेट इज इक्वल टू 0, और n बराबर mg cos। अब दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू T by n, है ना,
तो ये भी कभी कभी आता है इस तरह का पूछने के लिए। एंड कुछ एक भी दिया है तो देन वी कैन गेट द आंसर। एंड कुछ भी फोर्सेस और तो लग नहीं रहा है, अगर फ्रिक्शन दिया रहता है कुछ भी तो वी आर यूजिंग दिस द, बिकॉज आप इस दोनों को डिवाइड करोगे टी बाई एन इक्वल जुड़ जाएगा tan थीटा, है ना। तो इफ वी नो द एंगल एंड ऑल देन वी कैन सॉल्व इट। सो दिस इज द थिंग। अब मान लो ऐसा दिया है 5 kg 3 kg है ना, तो हाउ वी विल डू इट। अब इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है ना, तो यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है कि 5g साइन थीटा माइनस टी, है ना, माइनस टी। अगर मोशन एक्सीलरेटेड होता तो अलग होता, 5g साइन थीटा। इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, अगर ये चिपका हुआ है तो देयर इज अ कांटेक्ट फोर्स, यहाँ भी एक कांटेक्ट फोर्स है। और क्या लग रहा है 5g, और यहाँ हो गया 5g cos थीटा, यहाँ हो गया 5g, ठीक है। और इसमें कांटेक्ट फोर्स लगेगा n, और इसमें क्या लगेगा t लगे, अगर ये चिपका हुआ है इक्वल टू mg, अगर वो मूव कर रहा है चिपका हुआ नहीं है तो mg और t लगेगा। तो दिस आर द थिंग्स। अभी हम लोग फिर और भी फाइंड एंड बिटवीन, ये तो हमने बता दिया फाइंड एंड बिटवीन द ब्लॉक्स। अभी हम लोग 3 ब्लॉक्स का पढ़ेंगे। एंड इफ देयर इज अ मोशन देयर इज अ एक्सेलरेशन, हाउ वी विल डू इट। थैंक यू।